इस मूवी की शुरुआत होती है सन 140 ईस्वी के ब्रिटेन से और हमारी मुलाकात होती है एक युवा और जुनूनी रोमन कमांडर ग्याचम मार्कस फ्लेवियस एक्विला दाखियन से। मार्कस का एक ही सपना है, अपने परिवार के खोए हुए सम्मान को वापस पाना। दरअसल 20 साल पहले गायब हुई उसी 9th लीजन का मुख्य कमांडर मार्कस का पिता था। मार्कस अपनी पहली पोस्टिंग के तौर पर खुद ब्रिटेन की सीमा पर मौजूद एक दूर दराज और बेहद खतरनाक किले को चुनता है। जब मार्कस वहां पहुंचता है तो वहां मौजूद पुराने सैनिक उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि इतने बड़े परिवार का लड़का इतने पिछड़े और खतरनाक इलाके में ड्यूटी करने क्यों आया है। लेकिन मार्कस के दिल में एक आग है, वह साबित करना चाहता है कि उसका खून कायर नहीं है। किले की कमान संभालते ही मार्कस अपनी काबिलियत दिखाना शुरू करता है। वह जानता है कि स्थानीय केल्टिक कबीले रोम की गुलामी से नफरत करते हैं और कभी भी हमला कर सकते हैं। मार्कस अपने सिपाहियों को सख्त ट्रेनिंग देता है और रात की गश्त बढ़ा देता है। एक रात जब पूरा किला सो रहा होता है, मार्कस को हवा में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। कुत्तों का भौंकना और जंगलों की रहस्यमयी खामोशी उसे आगाह करती है। मार्कस तुरंत अपने सैनिकों को अलर्ट करता है और ठीक उसी वक्त अंधेरे जंगलों से सैकड़ों जंगली आदिवासी पूरे किले पर एक खौफनाक अचानक हमला कर देते हैं। आदिवासियों के पास भाले, कुल्हाड़ियां और आग के गोले होते हैं। वे किले के दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं। मार्कस बिना घबराए अपनी तलवार खींचता है और रोमन सेना की मशहूर सटेस्टूडो मेंडी फॉर्मेशन बनाने का हुक्म देता है। युद्ध बेहद खूनी और खौफनाक हो जाता है। मार्कस खुद मोर्चे पर आकर दुश्मनों को काटता है। उसकी बहादुरी और सूझबूझ की वजह से रोमन सैनिक उस हमले को नाकाम कर देते हैं और कबीले वाले पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। अगली सुबह माहौल अभी भी तनावपूर्ण होता है। कबीले वाले किले के बाहर जमा हो जाते हैं और वे रोमन गश्ती दल के कुछ पकड़े गए सैनिकों को बंदी बनाकर ले आते हैं। कबीले का क्रूर पुजारी सभी रोमन सैनिकों के सामने उनके एक साथी का गला रेत देता है ताकि रोमन सैनिक डर जाएं। किले के बाकी सिपाही खौफ से कांपने लगते हैं, लेकिन मार्कस ऐसा नहीं होने दे सकता। वह अपने सिपाहियों को बचाने के लिए अकेले किले का फाटक खोलने का हुक्म देता है। मार्कस अपने कुछ जाबांज सिपाहियों को लेकर सीधे दुश्मनों के बीच में रथ लेकर कूद पड़ता है। ये एक पागलपन भरा लेकिन बेहद जाबांज कदम था। मार्कस दुश्मनों के रथ चला रहे योद्धा को भाला मारकर गिरा देता है और अपने बंदी साथियों को छुड़ा लेता है। लेकिन इस भयानक झड़प में मार्कस खुद गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है। एक दुश्मन का भाला उसकी जांघ में गहराई तक उतर जाता है और रथ पलटने से वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब मार्कस की आंख खुलती है तो वह एक शांत और बड़े कमरे में होता है। वह ब्रिटेन के दक्षिणी शहर कैलेवा में स्थित अपने चाचा एक्विला के आलीशान बंगले पर था। चाचा मार्कस को बताते हैं कि उसने किले में जो जाबांजी दिखाई उसकी वजह से उसके पूरे दल की जान बच गई और रोम के सम्राट ने उसे वीरता का सबसे बड़ा पदक दिया है। लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर भी है। उसकी टांग की चोट इतनी गंभीर है कि वह अब कभी सेना में एक एक्टिव कमांडर के रूप में सेवा नहीं दे पाएगा। मार्कस को ऑनरेबल डिस्चार्ज दे दिया गया है। यह खबर मार्कस का दिल तोड़ देती है। जिस सेना के दम पर वह अपने पिता की इज्जत वापस पाना चाहता था, उसी सेना से उसे बाहर कर दिया गया। मार्कस गहरे अवसाद और निराशा में डूब जाता है। कुछ महीनों बाद मार्कस थोड़ा चलने फिरने लायक होता है। उसके चाचा उसे बहलाने के लिए शहर में आयोजित होने वाले ग्लैडिएटर फाइट्स में ले जाते हैं। अखाड़े में मुकाबला चल रहा होता है। रोम के भारी भरकम और खूंखार ग्लैडिएटर के सामने एक स्थानीय ब्रिटिश आदिवासी गुलाम को उतारा जाता है। उस गुलाम लड़के का नाम एस्का है। एस्का ब्रिगांटिस कबीले का शहजादा था जिसके पूरे परिवार को रोम की सेना ने कत्ल कर दिया था और उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया था। एस्का जानता है कि वह इस खूंखार ग्लैडिएटर का मुकाबला नहीं कर सकता। वह अपने हथियार फेंक देता है और गर्व से सिर उठाकर मौत का इंतजार करने लगता है। वह रोम की इस क्रूर खेल प्रणाली के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है। भीड़ और रोम के नागरिक चिल्लाने लगते हैं, इसे मार डालो, यह कायर है। दर्शक अंगूठा नीचे करके उसकी मौत की मांग करते हैं। लेकिन मार्कस एस्का की आंखों में कायरता नहीं बल्कि एक असीम गर्व, गुस्सा और स्वाभिमान देखता है। मार्कस को उसमें अपना खुद का अक्स दिखता है। मार्कस अचानक खड़ा होता है और पूरी भीड़ के खिलाफ जाकर जोर जोर से अंगूठा ऊपर करता है और भीड़ को एस्का की जान बख्शने के लिए प्रेरित करता है। मार्कस के इस साहसी कदम से प्रभावित होकर आयोजक एस्का की जान बख्श देते हैं। उस रात मार्कस के चाचा उस गुलाम एस्का को खरीदकर मार्कस के पास ले आते हैं। चाचा कहते हैं, इसने तुम्हारी वजह से अपनी जान पाई है, अब यह तुम्हारा पर्सनल गुलाम है। लेकिन जब मार्कस और एस्का पहली बार आमने सामने बैठते हैं तो उनके बीच एक अजीब सी तलखी होती है। मार्कस एक रोमन मालिक है और एस्का रोम से बेहद नफरत करने वाला एक गुलाम। एस्का साफ साफ मार्कस की आंखों में देखकर कहता है, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, लेकिन याद रखना रोमन, मैं तुमसे और तुम्हारी इस रोम सल्तनत से दिल की गहराई से नफरत करता हूँ। मार्कस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे तुम्हारी नफरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वफादारी चाहिए।
कुछ हफ्तों बाद चाचा एक्विला के घर पर रोम के कई बड़े अफसर और राजनेता एक दावत के लिए इकट्ठा होते हैं। बातों बातों में रोम का एक बड़ा कूटनीतिज्ञ जिक्र करता है कि उत्तर के जंगली कबीलों के बीच एक अफवाह उड़ रही है। खबर है कि उत्तर के सबसे दूर दराज कबीले के पास एक सोने का बाज देखा गया है जो किसी मंदिर या कबीले के सरदार का धार्मिक प्रतीक बन चुका है। मार्कस ये सुनते ही चौंक जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह वही द ईगल है जिसे उसका पिता खो बैठा था। मार्कस अपने चाचा और अधिकारियों से इजाजत मांगता है कि वह उस ईगल को वापस लाने के लिए हेड्रियन की दीवार पार करके उत्तर के भयानक जंगलों में जाएगा। सब उसे पागल समझते हैं। वे कहते हैं, हेड्रियन की दीवार के पार जो भी रोमन जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता। वहाँ का हर कबीला रोमनों के खून का प्यासा है। लेकिन मार्कस अडिग रहता है। वह कहता है, अगर ईगल मिल जाता है तो मेरे पिता का दाग मिट जाएगा और रोम की खोई हुई शान वापस आ जाएगी। मैं ये जरूर करूंगा। मार्कस अकेला नहीं जा सकता था क्योंकि उसे उत्तर की भाषा और रास्तों की कोई समझ नहीं थी। इसलिए वह एस्का को साथ ले जाने का फैसला करता है। एस्का उत्तर के कबीलों, उनकी भाषा और उनके भूगोल को अच्छी तरह जानता है। यात्रा शुरू करने से पहले मार्कस एस्का से पूछता है, अगर हम हेड्रियन की दीवार पार करते हैं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे या मुझे दुश्मनों के हवाले कर दोगे? एस्का शांत आवाज में जवाब देता है, तुमने मुझे एक योद्धा की मौत से बचाया था। एक ब्रिगांटिस कभी अपना कर्ज नहीं भूलता। जब तक मेरी जान है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन केवल एक शर्त पर। तुम मुझे गुलाम नहीं बल्कि एक इंसान समझोगे। मार्कस और एस्का घोड़े पर सवार होकर हेड्रियन की दीवार की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वे उस विशाल पत्थर की दीवार के विशाल लोहे के फाटकों के सामने पहुंचते हैं तो वहां मौजूद गार्ड्स मार्कस को चेतावनी देते हैं, आगे मौत के सिवा कुछ नहीं है। दीवार के पार कोई कानून नहीं चलता। जैसे ही लोहे के भारी फाटक खुलते हैं और मार्कस तथा एस्का उस अनजान धुंध से ढकी दुनिया में कदम रखते हैं, कहानी का असली और खतरनाक मोड़ शुरू होता है। दीवार पार करते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। घने दलदली जंगल, बर्फीली हवाएं और चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा। अब मार्कस अपने क्षेत्र में नहीं था। यहाँ उसकी तलवार और उसका रोमन ओहदा किसी काम का नहीं था। यहाँ जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ एस्का के हाथों में था। आगे बढ़ते हुए मार्कस देखता है कि एस्का का व्यवहार बदलने लगा है। एस्का अब एक गुलाम की तरह पीछे पीछे नहीं चलता, बल्कि वह आगे आगे गाइड बनकर चलता है। अब शक्ति का संतुलन बदल चुका था। उत्तर में एस्का मालिक था और मार्कस एक लाचार विदेशी। वे दोनों दिन रात सफर करते हुए कई छोटे छोटे कबीलों के इलाकों से गुजरते हैं। एस्का अपनी होशियारी से हर जगह मार्कस को छिपाता है और आदिवासियों को यह यकीन दिलाता है कि मार्कस उसका एक गुलाम है जो बोल नहीं सकता। एक रात सफर करते करते वे एक बूढ़े और फटे हाल आदमी के झोंपड़े पर पहुंचते हैं। वह आदमी देखने में कोई स्थानीय आदिवासी लग रहा था, लेकिन उसकी चाल ढाल में कुछ अलग बात थी। मार्कस की पारखी नजर उसे पहचान लेती है। मार्कस उस बूढ़े आदमी पर झपट पड़ता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। अचानक वह बूढ़ा आदमी लैटिन में गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मार्कस हैरान रह जाता है। वह आदमी वास्तव में पाक लूसियस था, जो 20 साल पहले गायब हुई 9th लीजन का एक सिपाही था। मार्कस उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 9th लीजन के साथ उस रात क्या हुआ था? मेरे पिता ने क्या किया था? लूसियस भारी मन से आंखें झुकाकर रोने लगता है और उस काली रात का खौफनाक सच बयान करता है। लूसियस बताता है, हम जंगलों में बहुत आगे निकल आए थे। ठंड और भूख से हमारे सैनिक बेहाल थे। तभी रात के अंधेरे में चारों तरफ से हजारों कबीले वालों ने हम पर हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि पूरी सेना में भगदड़ मच गई। कोई अनुशासन नहीं बचा था। कई रोमन सैनिक डर के मारे अपने हथियार छोड़कर भाग गए। कईयों ने आत्मसमर्पण कर दिया। मार्कस कांपती आवाज में पूछता है, और मेरा पिता, क्या वह भी भाग गया था? लूसियस कहता है, नहीं, तुम्हारा पिता फ्लेवियस एक सच्चा योद्धा था। उसने ईगल को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। जब कबीले के सरदारों ने उसे घेर लिया तब भी उसने ईगल की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। वह भागा नहीं मार्कस, वह लड़ते हुए मरा। यह सुनकर मार्कस के आंसुओं से भरे चेहरे पर एक राहत की सांस आती है। उसके पिता कायर नहीं थे। उन्होंने वीरता से वीर गति प्राप्त की थी। लूसियस आगे बताता है कि युद्ध के बाद बचे हुए रोमन सिपाही स्थानीय कबीलों में घुल मिल गए। उन्होंने आदिवासियों की तरह रहना शुरू कर दिया ताकि वे जिंदा रह सकें। लूसियस चेतावनी देता है, ईगल को भूल जाओ लड़के। वह अब उत्तर के सबसे खूंखार और बेरहम कबीले वनसील पीपुल के पास है। वे समंदर के किनारे रहते हैं, अपने शरीरों को सफेद मिट्टी से रंगते हैं और किसी भी अजनबी को जिंदा नहीं छोड़ते। लेकिन मार्कस अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। वह एस्का के साथ सील पीपुल के इलाके की तरफ निकल पड़ता है। कई दिनों के कठिन सफर के बाद वे स्कॉटलैंड के सुदूर उत्तरी तट पर पहुंचते हैं, जहां ऊंचे ऊंचे चट्टानी पहाड़ और खौफनाक समंदर था। अचानक घने कोहरे के बीच से चेहरे और शरीर पर सफेद मिट्टी और राख पोते हुए दर्जनों खौफनाक योद्धा बाहर निकलते हैं। ये सील पीपुल कबीले के खूंखार शिकारी थे। उनका राजकुमार माहोन उनके साथ था। वे मार्कस और एस्का को घेर लेते हैं। मार्कस अपनी तलवार निकालने ही वाला होता है कि एस्का उसे रोक देता है और अपनी कबीलाई भाषा में चिल्लाकर कुछ बोलने लगता है।
मार्कस समझ नहीं पाता कि एस्का क्या कह रहा है। एस्का सील पीपुल के राजकुमार से कहता है, मैं ब्रिगांटिस कबीले के सरदार का बेटा हूँ। रोमनों ने मेरे परिवार को मारा था। मैं इस रोमन को अपना गुलाम बनाकर लाया हूँ ताकि आप लोग इसे तड़पा तड़पा कर मार सकें। सील पीपुल के योद्धा खुश हो जाते हैं और वे मार्कस को बंदी बना लेते हैं। वे मार्कस के कपड़े उतार देते हैं, उसे कोड़े मारते हैं और उसे अपने कबीले में एक जानवर की तरह जंजीरों में बांध देते हैं। मार्कस का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि एस्का ने उसे धोखा दे दिया है। एस्का ने उसे गद्दारी करके दुश्मनों के हवाले कर दिया। कबीले में जश्न का माहौल होता है। रात में बड़े बड़े अलाव जलाए जाते हैं। सील पीपुल के लोग नाचते गाते हैं और शराब पीते हैं। जश्न के बीच कबीले का मुख्य पुजारी एक ऊंचे चबूतरे पर आता है। उसके हाथ में एक डंडे पर जड़ा हुआ चमकता हुआ सोने का ईगल होता है। जब मार्कस जंजीरों में जकड़ा हुआ उस सोने के बाज को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये वही ईगल था जिसके लिए उसके पिता ने जान दी थी, जिसके लिए उसने अपना करियर दांव पर लगाया था। आज वह ईगल जंगली आदिवासियों के हाथ में एक खिलौना बना हुआ था। एस्का कबीले के राजकुमार के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है और हंस रहा होता है। मार्कस नफरत भरी नजरों से एस्का को देखता है। रात गहराती जाती है। कबीले के सभी योद्धा अत्यधिक शराब पीने के कारण नशे में धुत होकर सो जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। अचानक अंधेरे में से एक साया मार्कस के पास आता है। वह एस्का था। उसके हाथ में एक तेज चाकू होता है। मार्कस गुस्से में फुसफुसाता है, गद्दार, मुझे मार डालो। लेकिन एस्का बिना कुछ बोले चुपचाप मार्कस की जंजीरें काट देता है। एस्का मार्कस के कान में धीरे से कहता है, तरीका समझना सीखो रोमन। अगर मैं उन्हें यह नहीं बताता कि तुम मेरे गुलाम हो तो वे तुम्हें उसी पल मार डालते। मुझे यह नाटक करना पड़ा ताकि हम दोनों जिंदा रह सकें और ईगल तक पहुंच सकें। मार्कस को अपनी गलती का एहसास होता है। एस्का ने उसे धोखा नहीं दिया था, बल्कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर मार्कस की जान और उसके मकसद की हिफाजत कर रहा था। एस्का दबे पांव उस झोपड़ी में जाता है जहां ईगल रखा हुआ था। वह धीरे से उस सोने के ईगल को डंडे से अलग करके कपड़े में लपेट लेता है। लेकिन तभी कबीले का राजकुमार माहोन नींद से जाग जाता है और एस्का को ईगल चुराते हुए देख लेता है। माहोन चिल्लाता है, लेकिन इससे पहले कि वह पूरे कबीले को जगा पाए, एस्का उस पर झपट पड़ता है और खंजर से उसकी गर्दन पर वार करके उसे हमेशा के लिए खामोश कर देता है। एस्का और मार्कस ईगल को लेकर अंधेरे में घोड़ों पर सवार होकर वहां से भाग निकलते हैं। सुबह जब सील पीपुल कबीले के लोगों की आंख खुलती है तो वे अपने राजकुमार की लाश और गायब ईगल को देखते हैं। पूरे कबीले में कोहराम मच जाता है। कबीले का क्रूर सरदार गुस्से से पागल हो जाता है और अपने सभी खूंखार योद्धाओं को लेकर मार्कस और एस्का का पीछा करने के लिए निकल पड़ता है। मार्कस और एस्का दिन रात बिना रुके अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं, लेकिन मार्कस की टांग का पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है। अत्यधिक दर्द और खून बहने की वजह से मार्कस घोड़े से गिर पड़ता है। मार्कस जानता है कि वह इस हालत में तेज नहीं भाग सकता। दुश्मनों के घोड़ों की टापों की आवाजें पास आ रही थीं। मार्कस ईगल को एस्का के हाथों में थमाता है और कहता है, एस्का, तुम ईगल को लेकर भाग जाओ। हेड्रियन की दीवार पार करके इसे मेरे चाचा को दे देना। मैं यहाँ रुककर दुश्मनों को रोकता हूँ। एस्का गुस्से में कहता है, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मार्कस चिल्लाता है, तुम एक स्वतंत्र नागरिक हो एस्का। तुमने अपना कर्ज पूरा कर दिया है, अब भागो। लेकिन एस्का ईगल लेता है और अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से चला जाता है। मार्कस अकेला अधमरा अपनी तलवार खींचकर एक नदी के किनारे दुश्मनों से भिड़ने के लिए बैठ जाता है। वह जानता है कि उसकी मौत पक्की है। कुछ ही देर में दूर से धुंध में सील पीपुल के योद्धा दिखाई देने लगते हैं। वे मार्कस को घेरने ही वाले होते हैं कि अचानक दूसरी तरफ के जंगलों से सीटी की आवाज आती है। मार्कस मुड़कर देखता है। एस्का वापस आ गया था और वह अकेला नहीं था। एस्का अपने साथ उन 9th लीजन के बचे हुए बूढ़े रोमन सैनिकों को ले आया था जो लूसियस के साथ जंगलों में छिपे हुए थे। लूसियस और लगभग 2 दर्जन पुराने रोमन सैनिक जो अब बूढ़े हो चुके थे, अपने पुराने रोमन कवच और ढालें पहनकर आ पहुंचे थे। लूसियस मार्कस के पास आकर कहता है, 20 साल पहले हम डरकर भाग गए थे और हमने अपने सेनापति को अकेला छोड़ दिया था। आज हम उस पाप का प्रायश्चित करने आए हैं। आज हम एक रोमन की तरह लड़ेंगे और एक रोमन की तरह मरेंगे। वे बूढ़े सैनिक अपनी पुरानी ढालों को एक साथ जोड़कर फिर से वही ऐतिहासिक आर्मटेस्टूडोसी फॉर्मेशन बना लेते हैं। मार्कस बीच में खड़ा होता है और एस्का उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। सील पीपुल के सैकड़ों खूंखार योद्धा चीखते चिल्लाते हुए उन पर टूट पड़ते हैं। युद्ध बेहद भीषण, खूनी और दर्दनाक होता है। एक तरफ जवानी के जोश से भरे कबीलाई योद्धा थे और दूसरी तरफ अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए बूढ़े रोमन सिपाही। एक एक करके बूढ़े रोमन सैनिक शहीद होने लगते हैं, लेकिन वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। लूसियस दुश्मनों से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त करता है। एस्का और मार्कस एक साथ मिलकर सील पीपुल के सरदार और उसके योद्धाओं का कत्ल करते हैं। नदी का पानी लाल हो जाता है। लाशों के ढेर लग जाते हैं। घंटों चले इस भयानक संग्राम के बाद अंत में सन्नाटा छा जाता है। सील पीपुल के लगभग सभी योद्धा मारे जा चुके थे। 9th लीजन के सभी बूढ़े सिपाही भी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। केवल 2 ही लोग जिंदा बचे थे, मार्कस और एस्का। दोनों खून से लथपथ, बुरी तरह जख्मी
और थके हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके सामने नदी के पानी में चमकता हुआ सोने का ईगल सुरक्षित रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और थकी हुई मुस्कान के साथ एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब उनके बीच मालिक और गुलाम का रिश्ता खत्म हो चुका था। वे अब दो भाई और जिगरी दोस्त थे। कुछ दिनों बाद जख्मों से बेहाल मार्कस और एस्का आखिरकार हेड्रियन की दीवार के विशाल लोहे के फाटकों पर पहुंचते हैं। मार्कस और एस्का रोम के मुख्य प्रशासनिक भवन में पहुंचते हैं, जहां रोम के बड़े बड़े गवर्नर और अधिकारी बैठे हुए थे। मार्कस टेबल पर पूरे गर्व के साथ उस सोने के ईगलन को रख देता है। सभी अधिकारी हैरान होकर ईगल को देखते हैं। गवर्नर खड़ा होता है और मार्कस की तारीफ करते हुए कहता है, अद्भुत मार्कस एक्विला, तुमने रोम की शान को वापस लौटा दिया है। तुमने अपने पिता के नाम से कायरता का दाग हमेशा के लिए धो दिया है। 9th लीजन का नाम इतिहास में फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। फिर गवर्नर टेबल पर रखे ईगल की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन इस गुलाम एस्का का क्या? इसे तो वैसे भी मार दिया जाना चाहिए था। मार्कस तुरंत बीच में आता है और सख्त आवाज में कहता है, एस्का कोई गुलाम नहीं है। इसने अपनी जान जोखिम में डालकर रोम के सम्मान को बचाया है। अगर एस्का न होता तो यह ईगल कभी वापस नहीं आता। मार्कस गवर्नर की आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं एस्का को उसकी आजादी देता हूँ। आज से यह एक स्वतंत्र नागरिक है। गवर्नर मार्कस के तेवर देखकर खामोश हो जाता है और एस्का की आजादी के कागजात पर दस्तखत कर देता है। मार्कस और एस्का प्रशासनिक भवन से बाहर निकलते हैं। सूर्य की सुनहरी किरणें उन दोनों पर पड़ रही होती हैं। यहाँ स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिल्म समाप्त होती है।